अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। क्लास, ये हमारा लेक्चर जो है ये मिड के बाद का पहला लेक्चर है और ये लेक्चर नंबर 8 है हमारा। इसमें हमने अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करना है। इसका कुछ पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ हम अगले आने वाले लेक्चर्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अमलगमेशन को देखते हैं ये क्या होती है। तो बेसिकली जब दो कंपनीज, एक या एक से ज़्यादा कंपनीज जो है वो लिक्विडेट हो जाती हैं तो और एक नई कंपनी फॉर्म होती है तो उसको हम अमलगमेशन कहते हैं, ठीक है। और इसका नेचर ऑफ जो बिजनेस है ये बोथ कंपनी का सिमिलर होना चाहिए। तो इसमें इसने यही बातें आपके साथ डिस्कस की हैं कि ए कंपनी, ए लिमिटेड कंपनी और बी लिमिटेड कंपनी, जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगी, इकट्ठी मिल जाएंगी, ठीक है, तो फिर एक न्यू कंपनी बनेगी जो ए बी लिमिटेड बनेगी। तो वन और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड, one new company is formed. The nature of the business of both companies is similar. एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन में हम देखते हैं कि वन और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड, नो न्यू कंपनीज फॉर्म। द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ बोथ कंपनीज इज सिमिलर। जनरली लार्जर कंपनी परचेज द बिजनेसेस ऑफ द स्मॉलर कंपनी। अब इसने यहाँ एग्जांपल आपको दिए कि ए लिमिटेड कंपनी और बी लिमिटेड कंपनी ये दोनों लिक्विडेट हो गई, ठीक है। अब ए लिमिटेड जो कंपनी है ये बड़ी कंपनी होगी जिसकी वजह से उसने छोटी जो कंपनी थी बी लिमिटेड कंपनी उसको परचेज कर लिया, तो ये एब्जॉर्प्शन कहलाया जाएगा। देन है रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन जो है इसके दो अल्टरनेटिव्स उसने यहाँ आपके साथ डिस्कस किए हैं कि देयर आर टू अल्टरनेटिव्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होती क्या है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में उसने बताया आपको कि वन कंपनी आर लिक्विडेटेड, वन न्यू कंपनी इज फॉर्म, ठीक है। एक कंपनी लिक्विडेट होगी और फिर उसने एक नई कंपनी जो है वो फॉर्म कर दी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है कि नो कंपनीज आर लिक्विडेटेड, नो न्यू कंपनीज फॉर्म, ठीक है। इंटरनली अगर लिक्विडेट अगर रिकंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं। देन है प्रोसेस पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, मीटिंग ऑफ कंपनी क्रेडिटर्स, अप्रूवल ऑफ द SCBI। अब इसमें स्टेप्स कैसे हम चलेंगे, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी चीज़ें कुछ, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन पे। उसके बाद स्टेप 2 में आप ओपन अ रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएंगे एंड ट्रांसफर ऑल एसेट एंड लायबिलिटी टू दिस अकाउंट। स्टेप 3 में आपको देखना होगा कि परचेज कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन, इन सबको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी आपने दूसरी कंपनी को परचेज करने में आपको कितने पैसे लगेंगे, कितने शेयर्स आपने परचेज बेसिकली किए हैं। तो बेसिकली जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो वो बेसिकली उसके शेयर्स को परचेज कर रही होती है। फोर्थ स्टेप में क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट पर परचेज कंसिडरेशन। अब ये भी देखना होगा कि जिस कंपनी को आपने परचेज किया है उसकी कहाँ कहाँ क्रेडिट रियलाइजेशन थी, ठीक है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो भी क्रेडिट होंगी वो भी आपके जुमरे में आएंगी। अब स्टेप 5 में कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपने यहाँ देखना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी, ठीक है, कि वो कितना जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में। स्टेप 6 में आपने ट्रांसफ़र करना होगा, कुछ सरप्लस है शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ ऐसी जो कि शेयर्स से रेलिवेंट है तो वो भी आप देखेंगे। ट्रांसफ़र प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन टू शेयर होल्डर अकाउंट। अब यहाँ आपने जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया उसको अब आपने शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा। इसी तरह स्टेप 8 में रिसीविंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर डिबेंचर इन द न्यू कंपनी, ठीक है। अगर परचेज कंसिडरेशन है, आप परचेज कर रहे हैं दूसरी कंपनी को, तो फिर शेयर डिबेंचर भी आपने देखने होंगे न्यू कंपनी की वजह से जो फॉर्म हो रहे होंगे। देन पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो ये भी आपको देखना होगा कि डिबेंचर होल्डर को पेमेंट आपने करनी है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर डिबेंचर ऑफ न्यू कंपनी अमंग द शेयर होल्डर, ठीक है। अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा शेयर डिबेंचर को न्यू कंपनी के शेयर होल्डर्स के दरमियान, जो कि अब इक्विटी मेथड अकाउंटिंग क्या है इसमें आपको थोड़ा सा बताते चलें कि रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन विच द इन्वेस्टेड कंपनी कैन एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बट डजंट कंट्रोल द इन्वेस्टी। इक्विटी मेथड अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक होगा, ठीक है, जिसमें इनिशियली रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट इंक्रीज बाय परसेंटेज शेयर ऑफ इन्वेस्टी अर्निंग्स डिक्रीज बाय डिविडेंड्स रिसीव्ड, और इनकम जो होगी इन्वेस्टर रिपोर्ट परसेंटेज शेयर ऑफ इन्वेस्टी कंपनी अर्निंग्स एज इक्विटी अर्निंग्स इन इट्स इनकम स्टेटमेंट, डिविडेंड आर रिपोर्टेड एज अ रिडक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट नॉट एज इनकम। इक्विटी मेथड मैकेनिक्स के अंदर कैसे होगा, ठीक है, इसकी देखनी है हमने चीज़ें कि एज्यूम डेट ग्लोबल कॉर्पोरेशन एक्वायर फॉर कैश आर 25% इंटरेस्ट इन एनर्जी इन कॉर्पोरेशन फॉर $500,000 रिप्रेजेंटिंग 1/4 ऑफ दिस एनर्जीज इक्विटी
अकाउंट एज ऑफ द एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन एंट्री इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख की और कैश 5 लाख का है, ठीक है, जो कि क्रेडिट हो रहा है। सिनर्जी इनकॉर्पोरेशन के अंदर करंट एसेट्स उसने बता दी हैं, पीपी एंड ई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल एसेट्स बता दिए, करंट लायबिलिटीज बता दिए, लॉन्ग टर्म डेट, स्टॉक होल्डर इक्विटी और टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी को शो कर दिया। अब इसी से रेलिवेंट जो है, इसने आगे आपको बताया कि सब्सिक्वेंट टू दी एक्विजिशन डेट सिनर्जी रिपोर्ट नेट इनकम ऑफ $100,000 and pays dividend of $20,000. Global records its proportionate share of Synergy's earning and the receipt of dividends as follows. इन्वेस्टमेंट 25,000 से डेबिट होगी और इक्विटी अर्निंग्स जो है 25,000 से क्रेडिट होंगी। अब ये जो बेसिस हमने की, ये प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनीज अर्निंग की बेस पे की हैं। इसी तरह कैश रिकॉर्ड होगा 5,000 से और इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी 5,000 से, और साथ ही उसने बता दी कि ये रिकॉर्डिंग जो है रिसीट ऑफ डिविडेंड की बेस पे हुई है, ठीक है। साथ ही उसने ग्लोबल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भी शो किया, बिगनिंग और एंडिंग इसका बता रहा है। इसी तरह सिनर्जी इनकॉर्पोरेशन का स्टॉक होल्डर इक्विटी अकाउंट भी बता रहा है, उसकी भी बिगनिंग और एंडिंग आपको शो कर रहा है। इक्विटी मेथड अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इसने यहाँ डिस्कस किए हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिपोर्टेड एट एन amount equal to the proportionate share of the stockholder equity of the investing company. Investment earnings should be distinguished from core operating earnings. Investment are reported at adjusted cost, not at market value. Should discontinue equity method when investment is reduced to zero and should not provide for additional losses unless the investor has guaranteed the obligation of the investee or is otherwise committed to producing further financial support to the investee. Excess of initial investment over the proportionate share of the book value is allocated to identifiable, tangible and intangible asset that are depreciated, amortized over their respective useful life. Investment income is reduced by this additional expense. The excess not allocated in this manner is treated as goodwill and is no longer amortized. बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर वो आपको मर्जर, एक्विजिशन, रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ 2 और मोर बिजनेस टू फॉर्म एंड अदर बिजनेस एंटिटी को शो कर रहा है, जिसमें मोटिवेशन में वो आपको बता रहा है कि इनहांस कंपनी इमेज एंड ग्रोथ पोटेंशियल, एक्वायरिंग वैल्यूएबल मटेरियल एंड फैसिलिटीज, एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग चैनल्स, securing financial resources, strengthening management, enhancing operating efficiency, encouraging diversification, rapidity in markets entry, achieving economy of scale, acquiring tax advantages, management prestige and prerequisite management compensation. मजीद वो आपको बता रहा है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है, तो इसमें अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन में परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग होगा, ठीक है, जिसमें कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ऑन द बैलेंस शीट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट अकॉर्ड टुगेदर विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी लायबिलिटी अज्यूम. टेंजिबल एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एंड आइडेंटिफाइबल intangible asset amortized over their estimated useful life. No amortization of goodwill. देन है जी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम रिपोर्ट करेंगे ऑल द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ पेरेंट कॉर्पोरेशन एंड इट्स सब्सिडियरी इन वन सेट ऑफ स्टेटमेंट. बेसिक टेक्निक ऑफ कंसोलिडेशन में एग्रीगेशन एंड एलिमिनेशन के 2 स्टेप्स होंगे, ठीक है. कंसोलिडेशन में एग्रीगेशन ऑफ एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडियरी विद द पेरेंट, एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बिटवीन सब्सिडियरी एंड द पेरेंट. और नोट इस पे आपको देखना पड़ेगा कि minority interest represent the portion of a subsidiary equity secured on by other than the parent company. कंसोलिडेशन इलस्ट्रेशन आपको एक दे रहा है, जिसमें December 31st ईयर 1 में सिनर्जी कॉर्पोरेशन परचेज करती है 100% ऑफ द माइक्रोन कंपनीज बाय एक्सचेंजिंग 10,000 शेयर्स ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक. $5 पार वैल्यू, $77 मार्केट वैल्यू है फॉर ऑल ऑफ द कॉमन स्टॉक ऑफ माइक्रोन. ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द बुक वैल्यू ऑफ माइक्रोन इज $620,000. Synergy is willing to pay the market price of $770,000 because it feels that Micron's property, plant and equipment is undervalued by $20,000. It has an unrecorded trademark worth $30,000 and intangible benefit of the business combination, corporate synergies, market position and the like are valued at $100,000. अब इसमें इसने इसी कंसोलिडेशन को सॉल्व करके आपको बताया कि परचेज प्राइस को हम कैसे एलोकेट करेंगे, जिसमें परचेज प्राइस, बुक वैल्यू ऑफ माइक्रोन, एक्सेस एलोकेटेड टू यूजफुल लाइफ, ठीक है, अंडर वैल्यूड पीपीई एंड ट्रेडमार्क और गुडविल को उसने शो किया. और साथ ही उसने नीचे आपको बताया कि एंडिंग बैलेंस और बिगनिंग बैलेंस कितना है. और इसने यहाँ आपको एक छोटी सी जो है ये इसने स्टॉक होल्डर इक्विटी को शो करके आपको बताया.
अच्छा, अब यहाँ ट्रायल बैलेंस एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो कर रहा है, ठीक है, जिसमें सिनर्जी और माइक्रोन के डेबिट एंड क्रेडिट कर और फिर कंसोलिडेट दोनों को इकट्ठा करके आपको शो करके दिखा रहे हैं। देन है जी सिनर्जी कॉर्पोरेशन एंड माइक्रोन कंपनी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट में भी यहाँ 4 कंसोलिडेशन एंट्रीज वो रिकॉर्ड करेगा, जिसमें रिप्लेस करेगा $620,000 ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट विद द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड, ठीक है। रिप्लेस $1,50,000 ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट विद द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू फुली रिकॉर्ड माइक्रोन्स एसेट एट फेयर मार्केट वैल्यू। Eliminate the investment income recorded by this energy and replace that account with the income statement of Micron, or record the depreciation of the fair market value adjustment for the Micron PPE and the amortization of the trademark. अब इसमें मजीद वो आपको बता रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट ऑफ सिनर्जी इज कंबाइंड विद दैट ऑफ द माइक्रोन, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस ओवर द बुक वैल्यू ऑफ द माइक्रोन एसेट इज रिकॉर्डेड एज एन एडिशनल एक्सपेंस इन द consolidated income statement. Any intercompany profit on sale of inventories held by the consolidated entity at year end. Equity investment account on Synergy's balance sheet is replaced with the Micron asset liability to which it relate. Consolidated asset liability reflect the book value of Synergy plus the book value of Micron plus the remaining undepreciated excess of purchase price over the book value of Micron asset. Goodwill, which was previously included in the investment account balance, is now broken out as a separately identifiable asset on the consolidated balance sheet. देन है इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। अब इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है तो इसको आप रिकॉर्ड करेंगे इन द कंसोलिडेशन प्रोसेस, इज सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू फॉर इम्पेयरमेंट। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ माइक्रोन इज कंपेयर्ड विद द बुक वैल्यू ऑफ इट्स एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन सिनर्जी बुक्स। इफ द करंट मार्केट वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट बैलेंस, गुडविल इज डीम्ड टू बी इम्पेयर्ड एज एन इम्पेयरमेंट लॉस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह अगर आप इम्पेयरमेंट लॉस रिपोर्ट करेंगे तो एज अ सेपरेट लाइन आइटम इन द ऑपरेटिंग सेक्शन ऑफ दिस एनर्जी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेट, portion of the goodwill contained in Synergy investment account is written off and balance of goodwill in the consolidated balance sheet is reduced accordingly. इसी तरह यहाँ इसने इश्यूज बताए हैं बिजनेस कॉम्बिनेशंस में क्या क्या हो सकते हैं। कंटिंजेंट कंसिडरेशन हो सकते हैं जिसमें कंपनी यूजुअली रिकॉर्ड करती है किसी भी कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेबल्स को इन अकॉर्डेंस विद द परचेज एग्रीमेंट व्हेन द कंटिजेंसी इज रिजॉल्व्ड एंड द कंसिडरेशन इज इशूड और इशूएबल। Then allocating total cost, जिसमें once a company determine the total cost of an acquired entity, it is necessary to allocate this cost to individual asset received, ठीक है, जिसमें excess of total cost over the amount assigned to identify able tangible and intangible asset acquired less liability assumed is recorded as goodwill. Third main process research and development है, तो some companies are writing off a large portion of an acquisition cost as purchase research and development. Pending accounting standard will require capitalization of IRR&D and annual testing for impairment. Debt in consolidated financial statement है तो liability in consolidated financial statement don't operate as a lien upon a common pool of assets. देन है जी गेन ऑन सब्सिडरी स्टॉक सेल है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज इंक्रीज वाया सब्सिडरी अकाउंट सेल। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अकाउंटिंग फॉर गुडविल, तो इसमें गुडविल इज नॉट परमानेंट एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर अर्निंग्स डिक्लाइन एज द एक्सटेंड फर्दर इनटू द फ्यूचर इम्पेयरमेंट लॉसेज आर likely. Push down accounting है तो controversial issue है is how the acquired company from a purchase report asset and liability in its separate financial statement if that company survives as a separate entity. Then additional limitation of consolidated financial statement है तो इसमें financial statement of the individual companies composing the large entity are not always prepared on a comparable basis. Consolidated financial statement don't reveal restriction on use of cash for individual companies. Companies in poor financial condition sometimes combined with financially strong companies. Extent of intercompany transaction is unknown unless the procedure underlying the consolidation process are reported. Accounting for the consolidation of finance and insurance subsidiaries can pose several problems for analysis. Superior competitive position is subject to change, जिसमें goodwill is not permanent. Residual goodwill measurement problem create कर सकती है. Timing of goodwill write-off seldom reflect prompt recognition of this loss in value. In many cases, goodwill is nothing more than the mechanical application of accounting rules, giving little consideration to value received in return. Goodwill on corporate balance sheet typically fail to reflect a company इंटायर इंटेंजिबल अर्निंग पावर। पूलिंग अकाउंट है, पूलिंग अकाउंटिंग के अंदर यूज प्रायर टू द पैसेज ऑफ द करंट बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें डिसअलाउड किया गया है फॉर कॉम्बिनेशन इनिशिएटेड पोस्ट जून 30,
2000 fund, company may continue its use for acquisition account for under that method prior to the effective date of the standard. अब इसमें पुलिंग मेथड को लेके उसने एक एग्जांपल आपको दी है जिसमें वही सेनेटरी कॉरपोरेशन को माइक्रोन कंपनी की जो हमने बातें की थी उसी को उसने दोबारा एग्जांपल को यूज़ करते हुए पुलिंग मेथड में इसको यूज़ किया है और बताया कि अंडर पुलिंग अकाउंटिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू दी पुलिंग मेथड। अब इसमें उसने आपको इन्वेस्टमेंट इन माइक्रोन शो की है, उसके बाद फिर उसने माइक्रोन के ही एक शॉर्ट फॉर्म में उसने बैलेंस शीट से ही उसका ऑनर इक्विटी का पोर्शन जो है वो लेके आपको एंडिंग बैलेंस उसका शो किया। अब यहाँ इसने पूरे का पूरा ट्रायल बैलेंस एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई है, लेकिन ये जो मेथड है ये पूलिंग अकाउंटिंग मेथड होगा। ठीक है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज जो होंगी इसमें ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी जिसमें मेथड टू ट्रांसलेट टेम्पोरल भी हो सकता है और करंट रेट की बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व फॉर एक्सचेंज रेट, हिस्टोरिकल, करंट, स्पेसिफिक और वेटेड एवरेज। अब यहाँ इसने करंट रेट वर्सेस टेम्पोरल एक्सचेंज रेट यूज फॉर ट्रांसलेशन में उसने यहाँ आपको बताया है कि कैश एंड सिक्योरिटीज को आपने किस बेसिस पे लेना होगा, इन्वेंट्री को, पीपीई एंड इंटेंजिबल्स को, करंट लायबिलिटीज को, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को, कैपिटल स्टॉक को, रिटेन अर्निंग्स को, डिविडेंड्स, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, सीओजी एंड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ट्रांसलेशन, एडजस्टमेंट और रीमेजरमेंट गेन एंड लॉसेस को कैसे आपने शो कर रहे हो। और साथ ही उसने आगे आपको बताया कि करंट मेथड यूज करेंगे या टेम्पोरल